Good morning, class. Today we will discuss about our English worksheet number 25. In our last worksheet, we have already read this poem, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. And today we will discuss about the poetic devices that is used in this poem. So let's start. तो अभी मैं आपको पोएम की एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि पोएट जो है वो इस पोएम में क्या एक्सप्लेन करना चाहता है। बेसिकली पोएट जो है वो हमें इस पोएम में एक टाइगर की कंडीशन को शो करता है, जिसमें कि एक टाइगर अगर वो नेचुरल वे में रहता है, यानी कि एक फॉरेस्ट में रहता है, तो वो क्या फील करता है, और अगर हम किसी टाइगर को एक ज़ू के अंदर, एक केज के अंदर बंद कर देते हैं तो उस टाइगर की क्या फीलिंग होती है, वो अपने बारे में क्या सोचता है, कैसा महसूस करता है, वही सब इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rays. इस स्टेंजा में पोइट जो है एक टाइगर के बारे में बता रहा है, जिसके बॉडी के ऊपर स्ट्रिप्स बनी हुई हैं। वो अपनी केज के अंदर कुछ स्टेप्स जो है वो आगे बढ़ाता है, और उसके पोज को वेलवेट से कंपेयर किया गया है कि वो आगे बढ़ता है, थोड़ा सा चलना शुरू करता है तो उसके अंदर एक रेज आ जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो हमें उस टाइगर के बारे में बताई गई है जो ज़ू के अंदर किसी को बंद कर दिया गया है, यानी कि वो बाहर निकल के जाना तो चाहता है लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो गुस्से के अंदर वहीं पे रह जाता है। सेकंड स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। एक अपने चारों तरफ लॉन्ग ग्रास को देखता है, नियर द वाटर होल, अपने आसपास वाटर होल को देखता है, वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से हिरन जो है वो गुजर रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसा सिनेरियो पोएट ने हमें बताया है उस टाइगर के बारे में, जिसके आसपास उसको पानी दिखाई देता है, जिसके आसपास उसको फॉरेस्ट के अंदर जो है वो डियर दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो टाइगर है वो फॉरेस्ट में है, ना कि एक ज़ू में है। थर्ड स्टेंजा, he should be snarling around houses at the jungle's edge. एक ऐसा टाइगर जो कि घरों के आसपास जो है वो दहाड़े मारता है, जंगल में खड़ा हुआ है, bearing his white fang, his claws, terrorizing the village, और वो क्या करता है, अपने लॉज से, अपने क्लॉज से वो आसपास के विलेज में जितने भी रहने वाले आदमी होते हैं उनको डराता है, यानी कि उनको टेरराइज करता है। तो ये कौन सा टाइगर है जो कि एक फॉरेस्ट में। अभी हम फोर्थ स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। बट ही इज़ locked in a concrete cell, his strength behind bars, यानी कि एक टाइगर को अब जो है वो एक कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसको बार्स के अंदर, बार्स के पीछे रख दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और अब उसके आसपास जो भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं वो क्या करता है, उनको इग्नोर करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि वो परेशान हो गया है, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहना नहीं चाहता है। तो ये कंडीशन जो है वो पोएट ने हमें उस टाइगर के बारे में बताई है जो कि एक केज के अंदर बंद है और वो वहाँ से निकलना चाहता है। फिफ्थ स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो टाइगर जो है वो रात तक एक लास्ट वॉइस तो वो सुनाई देता है, और लास्ट वॉइस उसके कानों में क्या आती है, द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि गाड़ियों की आवाज़ उसके कान में आती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़, और वो अपनी ब्रिलियंट आइज़ से उनकी तरफ घूरता रहता है, उनको देखता रहता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो रात में जब उसके कानों में आवाज़ आती रहती है तो वो आसमान में स्टार्स को देखता है, इस उम्मीद में देखता है कि शायद मैं कभी बाहर जाऊंगा, या फिर वो इन सारी चीज़ों से इतना परेशान हो गया है उसको इनके अलावा और कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। ये कंडीशन जो है वो उस टाइगर की है जो कि एक केज के अंदर एक ज़ू में बंद है। अभी की एक्सप्लेनेशन थी जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। तो अभी जो है हम डिस्कस करते हैं पोएटिक डिवाइसेस जो कि आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। वन बाय वन पहले हम इनको रीड करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर आएगा। द फर्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का मानवीकरण करना, यानी कि किसी चीज़ की बहुत बड़ी चीज़ के साथ तुलना करना, यानी कि उसकी बहुत बड़ी चीज़ के साथ गिविंग ह्यूमन करेक्टर टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, यानी कि किसी ह्यूमन करेक्टर को बढ़ा चढ़ा के दिखाना जो कि वो नहीं है, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द सेकंड इज़ रिपीटेशन।
पोइट यूजेस रिपीटिंग वर्ड्स टू शो इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी सेम वर्ड को अगर बार बार यूज़ किया जाता है एक ही लाइन में, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों जगह पर जो वर्ड यूज़ किया गया है दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है और उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो उस लाइन में बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम जो वर्ड इसमें यूज़ किए जाते हैं उनको हम रिपीटेशन डिवाइस में यूज़ करते हैं। वर्ड इज़ इमेजरी। पोइट यूजेज वर्ड्स विच क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। इमेजरी का मतलब होता है कि पोइट ऐसे वर्ड्स अपनी पोएम में यूज़ करता है जो कि हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर को क्रिएट करती हैं। हम इमेजिनेशन करते हैं कि पोइट जो है वो क्या कहना चाहता है। Next is rhyme scheme. Rhyme scheme, the poet uses words with same sounds to give a musical effect to a poem. हम देखते हैं कि जो हमारी पोएम होती है उसमें एक म्यूजिकल इफेक्ट होता है, और वो कैसे होता है कि पोएट जब सेम साउंड्स को यूज़ करता है, यानी कि इसको हम राइम स्कीम को देखने के लिए हम हर एक लाइन के लास्ट वाले वर्ड को देखते हैं। जिन भी लाइन के लास्ट वाले वर्ड आपस में मैच होते हैं उनका राइम स्कीम हमेशा ही एक होता है, और जिनका अलग होता है तो उसका अलग होता है। ये अभी जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। द लास्ट वन इज़ अलिटरेशन, रिपीटेशन ऑफ नेबरिंग वर्ड्स और साउंड्स, यानी कि सेम अल्फ़ाबेट जो है वो बार बार यूज़ किया जाना, उसको हम अलिटरेशन कहते हैं। फर्स्ट जो है वो है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। इसमें बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है यहाँ पर यूज़ हुआ है। इस लाइन में दो डिवाइस जो है हमारे यूज़ हुए हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा ही जो है बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट यहाँ पर पोएट ने एक टाइगर के लिए ही वर्ड यूज़ किया है। इट मीन्स यहाँ पर एक टाइगर को पर्सोनिफाई किया है, तो इसमें जो है हमारा पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। और सेकंड जो है हमारा इसमें इमेजरी डिवाइस यूज़ हुआ है। वो कैसे यूज़ हुआ है? हमारा सेकंड वर्ड है स्टॉक्स। स्टॉक्स का मतलब होता है वॉक्स करना, चलना, यानी कि टाइगर को दिखाया गया कि वो किस तरीके से चलता है एक केज के अंदर। ये हमारे लिए एक इमेजरी सिचुएशन होती है, तो इसमें हमारा सेकंड जो है डिवाइस वो है इमेजरी। सेकंड इज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन क्वाइट रेज। इसमें जो है पैड्स को यानी कि उसके पॉज को वेलवेट के जैसा माना गया है। पोइट ने इसमें टाइगर के पैड्स को वेलवेट के जैसा माना है, तो इसमें हम मेटाफर डिवाइस भी यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड जो है हमारा इसमें दो वर्ड सेम वर्ड जो है वो दो बार यूज़ हुआ है, क्वाइट, तो इसको जो है हम रिपीटेशन हमारा डिवाइस जो है वो इसमें यूज़ होगा। नंबर थर्ड, बट ही इज़ लोक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट और सेल दोनों में सी अल्फ़ाबेट जो है वो बार बार यूज़ हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर अलिट्रेशन डिवाइस यूज़ हुआ है। नंबर फोर, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। इसमें हमें इसकी राइम स्कीम बतानी है। जो 4 लाइनें हमें दी हुई है, तो हमें इनका लास्ट वाला जो वर्ड है सिर्फ उस पर ध्यान देना है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब इसमें आप देखेंगे कि सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है केज और जो फोर्थ लाइन है उसका लास्ट वर्ड है रेज, दोनों की जो साउंड है वो सेम है, तो इट मीन्स इन दोनों का राइम स्कीम जो है वो सेम होगा। और जो फर्स्ट वन है स्ट्रिप्स, उसका मैच नहीं होता, थर्ड वाले का भी मैच नहीं होता, तो इनका जो है वो अलग अलग होगा। सपोज कि जैसे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें से यूज़ करना है ए बी और ए बी में से, तो हम देखते हैं कि जो स्ट्राइप्स है उसको अगर हम ए नाम देते हैं और केज को हम बी नाम देते हैं, तो क्वाइट जो है वो हमारा दोनों से अलग है, तो उसका हमारा ऑब्वियसली नाम सी हो गया। लेकिन नंबर 4 जो है रेज, वो केज के जैसा साउंड है, तो इसमें जो है हमारा राइम स्कीम बी, यानी कि हमारी इन लाइंस की राइम स्कीम क्या होगी? ABCB। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 25। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कम्प्लीटली।